हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सर्वर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बिहार डीएलएड कॉमन एंट्रांस 2022 से रिलेटेड सोशल स्टडीज़ का कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। आज सोशल स्टडीज़ का पार्ट 4 हम लोग हल करेंगे। इससे पहले 3 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सामान्य आपदाओं को कितनी वर्गों में रखा जाता है? तो सामान्य व आपदाओं को 2 वर्गों में रखा जाता है। जिसे कहते हैं सामान्य आपदा के 2 वर्गों में रखा जाता है। नंबर 1, लघु स्तरीय आपदाएं तथा बृहद स्तरीय आपदाएं। ये 2 आपदाएं हैं। अब अगला क्वेश्चन, तीव्र ज्वर हाई फीवर का क्या कारण है? हाई फीवर, किसी को भी अगर हाई फीवर आता है तो इसका क्या कारण है? हाई फीवर का कारण है जीवाणु से हाई फीवर होता है, तो इसका सही आंसर होगा जीवाणु। अगला प्रश्न, नगरों में सड़क कहाँ से पार करनी चाहिए? जहाँ जेब्रा का चिन्ह नहीं हो ये गलत होगा। जहाँ जेब्रा का चिन्ह बना हो ये सही है। अपनी स्वेच्छा के अनुसार इनमें से कोई नहीं। आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार सड़क पार नहीं कर सकते हैं। सड़क पार करने का एक कानून है, एक नियम है। उसके अनुसार आप जहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ है आप वहीं पे सड़क पार को कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहाँ जेब्रा का चिन्ह बना हो। अगला प्रश्न, पैदल चलते समय सड़क पर चलना आदर्श है। किधर से चलना चाहिए? दाईं तरफ से, बीच से, बाईं तरफ से, स्वेच्छा से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाईं तरफ से। ये सबको पता है कि हम जब सड़क पे चलते हैं, चाहे पैदल चलते हैं या गाड़ी से चलते हैं, तो हमें बाएं साइड से चलना होता है। अगला प्रश्न है, रेल यात्रा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? रेल फाटकों को पार करते समय दाईं बाईं नहीं देखना चाहिए। आप रेल फाटक को जब पार करते हैं तो उस वक्त रास्ता बंद कर दिया जाता है, बैरियर लगा दिया जाता है। उसके बाद अगला है, रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जाना चाहिए। बच्चों को रेलवे लाइन पर पार करने के नियमों की जानकारी नहीं होनी चाहिए। ये तो गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा। रेल फाटकों को पार करते समय दाईं बाईं नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है रेल यात्रा करते समय। रेल यात्रा मतलब आप रेल में जब चलते हैं तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जाना चाहिए। अगला प्रश्न, आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख अंगों में कौन एक निम्नलिखित में शामिल नहीं है? 3 प्रबंधन में यहाँ पे कौन शामिल नहीं है? पूर्वानुमान, चेतावनी एवं प्रशिक्षण ये होना चाहिए। आपदा के समय प्रबंधन गतिविधियाँ ये होना चाहिए। आपदा के बाद निश्चिंत रहना, आपदा के बाद प्रबंधन कार्य करना ये सही है। ये निश्चिंत रहना ये गलत होगा, क्योंकि आपदा आने से या आपदा आने के बाद निश्चिंत नहीं रहना चाहिए। उसके संबंधित जो काम करना है, जो सावधानियां बरतना है, जो लोग आपदा से ग्रसित हैं उनको जो सुविधाएं पहुंचाना है वो पहुंचाना पड़ेगा। अस्पताल का सुविधा करना पड़ेगा, चिकित्सा का सुविधा देना पड़ेगा। ये सब चीज़ करना चाहिए। आपदा के समय, आपदा के बाद निश्चिंत रहना ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा लगभग निश्चित है? तो ग्रीष्म ऋतु में अक्सर जो दिखाया जाता है आगजनी अक्सर होता है। जैसे वायु दुर्घटना,
ये नहीं है। रेल दुर्घटना, ये नहीं होगा। सड़क दुर्घटना, ये दोनों तो होगा ही नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आगजनी। अगला प्रश्न, सामुदायिक प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक क्रियाकलाप में शामिल नहीं है? निकटतम प्राथमिक चिकित्सा केंद्र को सूचित करना, प्रभावित लोगों को स्वच्छ जल और भोजन की उपलब्धता की गारंटी करना, ये सही हो जाएगा। आपदा की जानकारी प्रशासन तंत्र को नहीं देना, ये गलत होगा। आपातकालीन राहत शिविर की व्यवस्था करना, ये सही है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ग, आपदा की जानकारी प्रशासन तंत्र को नहीं देना, ये शामिल नहीं है, क्योंकि प्रशासन को देना उचित है और देना ही पड़ता है। कहीं भी आपदा होता है तो आप पहले प्रशासन को खबर करते हैं। अगला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य, सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन में आता है। अगला प्रश्न, तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो 200 किलोमीटर तक। तटरेखा से जो समुद्री क्षेत्र होता है वहाँ से 200 किलोमीटर तक जो सीमा क्षेत्र है वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है? तो डाकू जो लूटपाट करता है उसे डाकू करते हैं। लोगों को डरा धमका करके उसका सामान लूट लेता है या संपत्ति लूट लेता है, या कहीं जो सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाता है उसे डाकू कहते हैं। तो संसाधन संग्रहण से ये तो है नहीं, संग्रहण करता नहीं है वो। संसाधन के विदोहन, ये सही है, संसाधन का विदोहन करता है, उसका सही उपयोग नहीं करता है। क्योंकि डाकू जो है जो संसाधन जमा करता है वो खुद उसके मेहनत का नहीं होता है, वो किसी न किसी से लूट करके छीन करके तब जमा करता है, जिस वजह से उसकी अहमियत पता नहीं होती है। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा संसाधन के विदोहन से। अगला प्रश्न है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 12.5 किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। अगला प्रश्न, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। पंजाब में बहुत ज़्यादा जो है खेतों को सिंचाई किया जाता है, बहुत ज़्यादा फसल लिया जाता है। हाँ, इसीलिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि जो है आप देखे होंगे, जो सीढ़ीनुमा होता है, सीढ़ीनुमा बनाया जाता है। सीढ़ीनुमा जहाँ पे खेती होती है उसको क्या कहते हैं? सोपानी खेती कहते हैं। जैसे यहाँ पे खेती फसल लगाया, फिर यहाँ पे फसल लगाया, फिर यहाँ पे फसल लगाया। उसमें होता क्या है कि बारिश की पानी, अगर बारिश होती है तो बारिश की पानी यहाँ पे खेत में आता है, यहाँ पे लग के नहीं रहता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर नीचे आ जाता है। वहाँ पे पानी खेत में लगा हुआ नहीं रहता है। और वैसा फसल जो है वैसे क्षेत्र में होता है कि जिसको पानी लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। बारिश तो पानी तो चाहिए लेकिन लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। तो सोपानी खेती उत्तराखंड में किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है हरियाणा, ये हरियाणा होगा नहीं, यहाँ पे ऐसा खेती नहीं होता है, पंजाब में भी नहीं होता है।
बिहार के मैदानी क्षेत्र में तो होगा ही नहीं, मैदानी क्षेत्र में कहाँ से ये खेती होगा। ये खेती अक्सर हिल एरिया में किया जाता है, पहाड़ी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा तो ये राजस्थान में है। मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में है। अगर मरुस्थलीय आ गया है तो आपको सीधे आंख बंद करके राजस्थान में लगा देना है, वहाँ आसपास में कुछ भी रहे आपको और देखना नहीं है। अगला प्रश्न है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एट्राजिन है। एट्राजिन क्या होता है कि मेढक के प्रजनन को जो है रोकता है, उसको नष्ट करता है, उसके प्रजनन को आगे बढ़ने नहीं देता है। अगला प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, जिसे रेगुर मृदा भी कह सकते हैं। रेगुर मृदा है, रेगुर मिट्टी है। अगला प्रश्न है, बृहद क्षेत्रों में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को, बृहद क्षेत्र में मतलब जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ज़्यादातर क्षेत्र में किसके कारण, जल की उपस्थिति के कारण इस ग्रह को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह कहा जाता है। जब इसको अंतरिक्ष से देखा जाता है पृथ्वी को, तो ये पूरी पृथ्वी नीला कलर का दिखता है, जिस वजह से इसका नाम नीला ग्रह है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। कुल जल का जितना जल है, यानी पृथ्वी में जितना जल है, पूरे पृथ्वी में क्या है, 70% जल है। 70% जल है। इस 70% में महासागर में 96.6% जो है महासागर में है। बाकी जो है पृथ्वी जो स्थलीय क्षेत्र है वहाँ पे है। अगला प्रश्न है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को भारत का मंदिर, इसको याद रखना है, भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बस याद रखना है, भारत, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। कोई भी जीव है, जैसे हमारे शरीर में कितना परसेंट जल की मात्रा है, तो 65% जल की मात्रा शरीर में होती है। अगला प्रश्न, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो आर्सेनिक, ज़्यादा जल का अनुपयोग होने से आर्सेनिक का जो है संकेंद्रण बढ़ा है। अगला प्रश्न है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो 2001 में 19.27% जो है भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था 2001 के अनुसार। उसके बाद फिर जल का विस्तार, ये वन का विस्तार कम हो गया है। अगला प्रश्न, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है कितना परसेंट, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार, हमारा बिहार जो है, बिहार में जो है जो वन है, वन का फैलाव कितना परसेंट में है। तो 7.1% में वन का फैलाव है, भौगोलिक क्षेत्र जो है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में
देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? पूर्वोत्तर राज्य, भारत के पूर्व उत्तर के जो राज्य है उसमें 188 आदिवासी जिलों में 188 आदिवासी जिलों में यहाँ बता दिया है 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो 60.11% वन है। अगला प्रश्न, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो वन का विस्तार सबसे अधिक भारत के मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है, जिसमें 77,462 वर्ग किलोमीटर में वन है। 77,462 वर्ग किलोमीटर 77,462 वर्ग किलोमीटर में वन का विस्तार है मध्य प्रदेश में। भारत के मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है। अगला प्रश्न है, 1951 से 1980 तक लगभग 1951 से 1980 तक, यहाँ से लेके 51 से लेके 80 तक 30 साल के बीच में लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया? तो वन क्षेत्र 26,200 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर 26,200 वर्ग किलोमीटर ज़मीन जो है वन का ज़मीन जो है वन जो है उसको कृषि योग्य बना लिया गया है। अगला प्रश्न, एक एओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? पूरे विश्व में। एक एओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 40 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, नेचुरल संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। याद रहे, संसाधन, हम लोग जो संसाधन का इस्तेमाल करते हैं, संसाधन 3 प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानव संसाधन और दूसरा मानवकृत संसाधन। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं? जो वह संसाधन जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है, जैसे धरती, ये प्राकृतिक संसाधन है। जैसे नदी, वर्षा, जंगल, उसके बाद इसमें बहुत सारा और भी आ जाएगा, समुद्र, सूर्य, ये प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद होता है मानवकृत संसाधन जो मानव द्वारा बनाया जाता है। जैसे हम लोग बस, वाहन का इस्तेमाल करते हैं, मानव द्वारा बनाया गया है। जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं, हवाई जहाज़ मानव द्वारा बनाया गया है। बिजली से रिलेटेड इलेक्ट्रिक पंखा हुआ या इलेक्ट्रिक कोई भी सामान हुआ, ये मानव द्वारा बनाया गया है। तो ये क्या है कि हम लोग मानवकृत संसाधन है। उसके बाद तीसरा है मानव संसाधन किसको कहते हैं? जिसमें मानव का इस्तेमाल होता है। जैसे हम क्या करते हैं, घर बनाते हैं तो मिस्त्री को चाहिए, तो मिस्त्री जो काम करता है वो मानव संसाधन है। हम जो है बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मानव संसाधन है। हम पढ़ते हैं, शिक्षक के द्वारा पढ़ते हैं, शिक्षक मानव संसाधन है। तो संसाधन 3 प्रकार का है, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानवकृत संसाधन। तो आपको याद रखना है 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत ही में पाया जाता है? तो डॉल्फिन, घड़ियाल, व्हेल, कछुआ। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा घड़ियाल।
घड़ियाल सिर्फ भारत में पाया जाता है, भारत के अतिरिक्त और कहीं पे भी पाया नहीं जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो सबको पता है, मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, ये भी सबको पता है लगभग। अगला प्रश्न, मैंग्रोव। मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार है। मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार है तो कहाँ? सुंदरवन में। सुंदरवन जो है, सुंदरवन में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार है। अगला प्रश्न, टैक्सोल का उपयोग होता है। टैक्सोल का उपयोग कैंसर में किया जाता है, कैंसर के लिए टैक्सोल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, चरक का संबंध किस देश से है? तो चरक भारत का था, इसका संबंध भारत से ही होगा। अगला प्रश्न, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं भारत में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त खनिज तो मैग्नीज लौह युक्त खनिज है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अत्यधिक खनिज का उदाहरण है? तो अब्रक और चूना पत्थर। अब्रक और चूना पत्थर निम्नलिखित में अत्यधिक खनिज का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो लोहा को उद्योग की जननी माना जाता है। लोहा, आयरन। अगला प्रश्न है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमाटाइट लौह अयस्क का एक प्रकार है। इसके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं हम। लौह अयस्क एक होता है मैग्नेटाइट, ये सबसे उत्तम कोटि का अयस्क है। मैग्नेटाइट लौह अयस्क कौन कौन है? मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, उसके बाद लिमोनाइट, उसके बाद सिडेराइट। तो हम मैग्नेटाइट ये सबसे उत्तम कोटि का अयस्क है। इसमें धातु का अंश 70% पाई जाती है। इसका रंग काला होता है, मैग्नेटाइट का रंग काला होता है। उसके बाद है हेमेटाइट, यह लाल पत्थर, यह लाल कत्थई रंग का होता है। हेमेटाइट जो है लाल कत्थई रंग का होता है। इसमें लोहे का अंश 60 से 70% पाई जाती है। अगला क्या है? लिमोनाइट, इसका रंग पीला या भूरा होता है। लिमोनाइट का रंग पीला या भूरा होता है और इसमें लोहा का अंश 40 से 60% तक पाया जाता है। लिमोनाइट में लोहा का अंश 40 से 60% तक पाया जाता है। उसके बाद सिडेराइट का रंग जो है राख जैसे जो होता है, राख हम कुछ जलने के बाद जो राख निकलता है, राख जैसा होता है। इसमें लोहा का अंश 10% से लेके 48% तक होता है। तो ये हम लोगों को इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा जानकारी हम इसलिए बता दिए कि आपको याद रहे। तो उत्तम कोटि का जो है क्या हो गया? मैग्नेटाइट हो गया। अगला प्रश्न है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। कर्नाटक सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो छत्तीसगढ़ भारत का पूरे 20% जितना लौह अयस्क का उत्पादक पूरे भारत में होता है उसका 20% अकेले छत्तीसगढ़ करता है। अगला प्रश्न है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज के उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में तीसरा स्थान है। याद रहे, तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में जो उड़ीसा है, उड़ीसा जो है मैग्नीज का जो है सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। अगर हम 1 टन इस्पात तैयार करते हैं तो इसमें जो है 10 किलोग्राम मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, एल्यूमीनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्यूमीनियम बनाने के लिए बॉक्साइट और क्रायोलाइट की आवश्यकता होती है। बॉक्साइट और क्रायोलाइट। अगला प्रश्न है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। 125 करोड़ टन तांबे का भंडार है भारत देश में। अगला प्रश्न है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबड़क का उत्पादन होता है? बिहार और झारखंड में तो देश का कितना परसेंट अबरक का उत्पादन होता है? तो 80%। पूरे भारत में जितना अबरक का उत्पादन होता है उसका अकेले बिहार और झारखंड में होता है। 80% बिहार और झारखंड में होता है, बाकी 20% अदर राज्य से। अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है चूना पत्थर है। इससे चूना पत्थर का भी इस्तेमाल करके तब जो है आपका सीमेंट तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में खनिज तेल को विशाल भंडार स्थित है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार जो है स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? तो तारापुर में भारत का तारापुर में सबसे पहला जो है परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया। और ये तारापुर के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं कि तारापुर में पहला परमाणु संयंत्र स्थापित जो हुआ था, ये तारापुर में 1969 में 1969 में जो तारापुर महाराष्ट्र में है, तारापुर महाराष्ट्र राज्य में है, जहाँ पे 1969 में ये परमाणु संयंत्र स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला अनवीकरणीय है। जल भी नहीं है, सौर भी नहीं है, पवन भी नहीं है। कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। थोड़ा सा हम इसके बारे में जान जाते हैं कि कोयला अनवीकरणीय स्रोत है। इसमें और भी आता है, कोयला के साथ तेल हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया,
पेट्रोलियम हुआ, प्राकृतिक गैस हो गया, एलपीजी हो गया, बैटरी हो गया, उसके बाद शेल गैस हुआ, मिट्टी, उसके बाद जो है फास्फेट, ये जो है अन्वीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। चलिए अब अगला प्रश्न हम जो है हल करते हैं। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो ये कोयला जो है प्राथमिक ऊर्जा है, ठीक है। ये विद्युत ऊर्जा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। पेट्रोलियम भी प्राथमिक ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस भी प्राथमिक ऊर्जा है। यह विद्युत ऊर्जा जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत। गैर पारंपरिक स्रोत, एक होता है पारंपरिक स्रोत, दूसरा है गैर पारंपरिक स्रोत। तो कोयला, विद्युत ऊर्जा, पेट्रोलियम ये पारंपरिक स्रोत है। सौर ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत है। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में बता दें कि लकड़ी हुआ, कोयला हुआ, तेल हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल, गैस आदि ऊर्जा का जो है ना परंपरागत जो है स्रोत है। क्या क्या बता दिए? लकड़ी, लिख लीजिए, लकड़ी, कोयला, तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस और भी उसमें आएगा आदि में कर लीजिए। ये जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा जो है जैसे सूर्य ताप, पवन चक्की, जल विद्युत, बायोगैस, कचरा, भूताप, समुद्री ताप, बायोडीजल आदि जो है गैर परंपरागत स्रोत है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। अगला प्रश्न, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़। पहले इस लिस्ट में झारखंड भी आता था, लेकिन अब झारखंड नहीं है, अभी छत्तीसगढ़ है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयला का प्रकार एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट सबसे उत्तम कोटि का कोयला है। अब इस कोयले के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं कि कोयला जो है 4 प्रकार का होता है। एक एंथ्रासाइट, दूसरा लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। ये चारों जो है कोयला का प्रकार है। तो सबसे उत्तम जो है क्या होता है? एंथ्रासाइट होता है। अगला प्रश्न है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई खनिज तेल के लिए ही प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई में। अब थोड़ा सा हम लोग डिगबोई के बारे में समझ लेते हैं। डिगबोई असम की तिनसुकिया जिले में स्थित है। असम राज्य, भारत के असम राज्य के तिनसुकिया में ये डिगबोई स्थित है। इस स्थान पर जो है डिगबोई में 19वीं शताब्दी में तेल की खोज हुई थी। कब? 1900 शताब्दी में तेल की खोज हुई थी। डिगबोई एशिया का ऐसा पहला स्थान था जहाँ से तेल प्राप्त हुआ। पूरे एशिया में पहला स्थान था जहाँ से तेल प्राप्त हुआ था। और डिगबोई में पहला तेल शोधन कारखाना 1901 में शुरू किया गया था। इसको याद रख लेना है। अगला प्रश्न है,
प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। यूरेनियम नहीं, चूना पत्थर नहीं, कोयला नहीं, यहाँ पे प्राकृतिक गैस बोल दिया है, तो पेट्रोलियम के साथ जब पेट्रोलियम निकलता है तो उसमें प्राकृतिक गैस भी। अगला प्रश्न, भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखरा नांगल परियोजना सतलुज नदी पे स्थित है। अब हम लोग थोड़ा सतलुज नदी भाखरा नांगल बांध के बारे में जान लेते हैं कि भाखरा नांगल बांध जो है भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है। सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है। यह बांध पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले में सतलज नदी पर बना हुआ है। सतलज नदी, भाखरा नांगल बांध सतलज नदी पर बना हुआ है जो पंजाब के होशियारपुर जिला में है और इसकी ऊंचाई 261 मीटर ऊंची है। ऊंचाई 261 मीटर है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या है? तो तुंगभद्रा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। अगला प्रश्न है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण बरौनी है। ताप विद्युत किसको बोलते हैं? जैसे डीजल से या फिर जो है क्या कहते हैं, कोयला से जो विद्युत तैयार किया जाता है उसे ताप विद्युत कहते हैं। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल जादूगोड़ा है। याद रख लें, इसका सही आंसर जादूगोड़ा है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तारापुर है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तारापुर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो राजस्थान में है। जाहिर सी बात है, वहाँ मरुस्थल है और वहाँ की गर्मी बहुत तेज़ होती है, बारिश बहुत कम होती है, तो वहाँ पे राजस्थान में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक वहाँ पे संभावना है सौर ऊर्जा का विकास का। अगला प्रश्न है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ ज्वारीय और तरंग ऊर्जा हेतु के लिए जो है खंभात की खाड़ी में पाई जाती है। कहाँ? खंभात की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग। यहाँ पे देख लीजिए, चीनी उद्योग छोटे पैमाने का नहीं है, कागज़ उद्योग भी बहुत बड़े पैमाने का है, विद्युत उपकरण उपयोग भी जो है बहुत बड़े पैमाने का, तो खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि अगला कोई भी वीडियो अगर हम डालें तो आपको तुरंत मैसेज चला जाए, नोटिफिकेशन चला जाए, क्योंकि हम जो है बिहार डीएलएड से रिलेटेड डेली कुछ न कुछ जो है डालते रहते हैं और आप लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं।
ओके, धन्यवाद।